हेलो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम आरबीएससी बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे थे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा है? 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसके हमने पार्ट 4 पूरे कर लिए हैं, यानी कि 4 पार्टों में ये चैप्टर अब तक हो चुका है। आज इसका 5वां पार्ट है, तो आप इन 4 पार्टों को अवश्य देख के आइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 3 चल रहा है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का आनंद कर रहे होंगे। तो ऐसा पढ़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो चलते हैं बिना देरी किए आज के क्वेश्चनों के ऊपर। तो आज हमारा है, ये लीजिए प्रिय विद्यार्थी, इससे आगे चलते हैं। जहाँ तक हमने कल कर लिया था उससे आगे, बिल्कुल आसान है। अब अपने सिलेबस के अंदर 2 मेथड दे रखे हैं। एक दे रखा है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। कितने मेथड हैं? 2, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अब जो चैप्टर 3.2 है, जो चैप्टर प्रश्नमाला 3.2 है, इसमें कंप्लीट प्रतिस्थापन विधि लगानी है और चैप्टर 3.3 में विलोपन विधि। और यहाँ से 100% है, एक प्रश्न अवश्य आएगा 2 नंबर में। या तो वो आपसे प्रतिस्थापन विधि से करवाएगा या आपसे विलोपन विधि से। और सवाल में कहीं पर भी नहीं बोला है, सिर्फ इतना लिखा है समीकरण देके कि उसके हल ज्ञात करो। तब आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो और विलोपन से भी कर सकते हो। लेकिन यदि सवाल में बोल दिया, स्पेशल विधि का नाम ले दिया, तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। जैसे इसमें नाम ले दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। चलो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। कैसे होती है प्रतिस्थापन विधि? देखो बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से देखो। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो क्या दे रखा है? समीकरण क्या दे रखे हैं? 7x माइनस 15y बराबर 2। ध्यान से देखना, 7x माइनस 15y बराबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 4 का है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि इन दोनों समीकरणों में से आप किसी भी एक चर का मान निकालो। या तो x का ऊपर वाले समीकरण से x का मान निकालो, समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो, या y का मान निकालो समीकरण 1 से, समीकरण 2 में पुट कर दो, या फिर समीकरण 2 से x का मान निकालो, समीकरण 1 में रख दो, या फिर समीकरण 2 से y का मान निकालो और समीकरण 1 में रख दो। दोनों समीकरणों में से किसी में से भी आप x और y का मान निकाल सकते हो, और जिस समीकरण से x और y का मान निकाल रहे हो उससे दूसरे समीकरण में उसका मान रखना होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कर तो चाहे आप किसी से भी लो, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो अपने को इस तरीके से करना है कि कैलकुलेशन भी नहीं हो और आंसर भी आ जाए। थोड़ी कैलकुलेशन करें और आंसर आ जाए। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सर्वप्रथम यही कोशिश होनी चाहिए कि आपको उस चर का मान निकालना होता है जिस चर का गुणांक 1 हो। जिस चर का गुणांक क्या हो? x। जैसे x गुणांक का मतलब x के आगे क्या लग रहा है? 1। क्या लगा हुआ है? 1। जैसे सीधा y लिखा हुआ है, तो y के आगे कुछ नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या लग रहा है? 1। तो आपको ऐसे चर का मान निकालो जिसका गुणांक क्या हो? 1। उस चर का मान निकाल के और उससे दूसरे समीकरण में उसका मान रख दो। तो उससे क्या है कि आपके फ्रैक्शन नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी?
फ्रैक्शन, और सवाल आसानी से हो जाएगा। सवाल किससे हो जाएगा? आसानी से। अब देखो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप समीकरण नंबर 2 को देखोगे तो ये जो x है इसका गुणांक 1 है। इसका गुणांक क्या है? 1। तो अपन समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे? x का। देखो सबसे पहला स्टेप लिखेंगे समीकरण 2 लेने पर। समीकरण 2 लेने पर, और समीकरण 2 लेने पर क्या है? समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये प्लस का 2y जब 3 के पास जाएगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का 2y। तो यहां से x का मान आ गया 3 माइनस 2y। ये बन के आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने समीकरण 2 से हल किया है। किससे हल किया है? x का मान समीकरण 2 से। तो लिखेंगे x का मान, या फिर समीकरण 3 से, ऐसे लिखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यह प्रतिस्थापन विधि है। आपको किसी भी एक चर का मान निकालना पड़ेगा, या तो x का निकालना पड़ेगा या y का, और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दोगे। यदि पहली समीकरण से निकाल रहे हो तो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करो, और दूसरे समीकरण से निकाल रहे हो तो पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करो। करने पर अब पहला समीकरण क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 7x, पहला समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। 7x माइनस 15y बराबर 2। तो x का मान रखना है तो 7 ब्रैकेट शुरू, x की जगह 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। बोलो, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2, बराबर 2। अगली स्टेप में यहां से देखो y को एक साइड में कर लेते हैं और संख्याओं को एक साइड में। तो माइनस का 14y और माइनस का 15y ऐड होके बन गया माइनस का 29y, और इधर 2 प्लस का 21 जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस 29y बराबर माइनस का 19। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 19/29। y का मान 19/29। अब आगे क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? आपको जो ये y का मान निकल के आया इसको समीकरण नंबर 3 में पुट कर दो। y की जगह समीकरण 3 में रख दो y का मान, तो सीधा डायरेक्ट किसका मान निकल जाएगा? x का। डायरेक्ट किसका मान निकल जाएगा? x का। तो बोलो y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए प्रिय विद्यार्थियों समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणा 19/29। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे? लघुत्तम। x बराबर 29 क्या आ गया प्रिय विद्यार्थी? और लघुत्तम, इसके नीचे 1 लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
29 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो 29 आएगा, और 29 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 29 87 माइनस 29 से 29 एक बार चला गया, और 19 दूनी 38। तो प्रिय विद्यार्थी यहां से x बराबर 87 में से जब 38 घटाओगे आप तो यहाँ पे बचेगा 49, यहाँ पे बचेगा 49/29। ये प्रिय विद्यार्थियों x का मान आ गया। अतः हल ही पूछ रहा था अपने से, अतः x बराबर 49/29 कोमा y बराबर 19/29। फाइनल आंसर ये होती है प्रिय विद्यार्थियों प्रतिस्थापन विधि। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। किसी दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से मान निकालना है और दूसरी समीकरण में उसको पुट कर देना है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए नोट। बिल्कुल आसानी से निकाल दिया हमने आंसर, कहीं कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आई। तो हम बता रहे हैं जैसे चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 को पढ़ लीजिए पहले। निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी आयु उस समय तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। यानी कि आज के समय मान लो आफताब की आयु x वर्ष है, पिता की आयु y वर्ष है। आफताब की आयु x वर्ष वर्तमान आयु, या फिर आप ऐसे समझो दो व्यक्ति हैं, एक की आयु 40 वर्ष है वर्तमान में और एक की आयु 25 वर्ष है वर्तमान में। तो यदि मैं आपसे इनकी आयु 5 वर्ष पहले की पूछूं तो कितनी रही होगी? 5 वर्ष पहले की सोचो कितनी रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि सर दोनों 5 वर्ष छोटे हो जाएंगे। जो 25 वर्ष का है वो भी 5 वर्ष पहले चला जाएगा, जो 40 वर्ष का है वो भी 5 वर्ष पहले चला जाएगा। तो जब भी पूर्व वर्ष की बात करेगा, आयु की बात करेगा, तो दोनों में से घटाएंगे। ऐसे नहीं कि एक में से घटा दी, दोनों की वर्तमान आयु में से घटाएंगे। और बाद की बात करेगा, जैसे आज 40 है, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तब भी दोनों में जोड़ेंगे। 40 में भी 5 जोड़ेंगे और 25 में भी 5 जोड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आगे कह रहा है दूसरी लाइन, आज से 3 वर्ष बाद मेरी आयु उस समय तुम्हारी आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है जी। इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहले ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है लैंग्वेज में। तो इसका हम क्या बनाएंगे? पहले इक्वेशन, इस लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे? माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु सीधी सी बात है, अलग रही होगी, y वर्ष। क्या रही होगी? y वर्ष। अब करते हैं जी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली लाइन क्या कह रहा है? 7 वर्ष पहले। तो दोनों की आयु को 7 वर्ष पहले जाना पड़ेगा।
यानी आफताब की आयु आज x है, ये लो जी 7 वर्ष। पुत्री की आयु y है, ये लो जी 7 वर्ष। वर्तमान आयु में से 7 वर्ष पीछे चले गए। आफताब कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे से 7 गुना बड़ा था। कितने गुना बड़ा था? 7 गुना। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये 42 है, ये 6 है, यदि इन दोनों के बीच में आपको बराबर का चिन्ह लगाना है तो किसको गुणा करोगे? जो छोटा होगा उसको गुणा करोगे। तो छोटा कौन है इसमें? 6। तो 6 को किससे गुणा करोगे? 7 से। तभी तो 7 से की 42 आएगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? सीधी सी बात है, पुत्र या पुत्री छोटे होंगे। पुत्र या पुत्री। तो किसको गुणा करेंगे? पुत्री की आयु को। तो पुत्री की आयु जितनी भी है 7 वर्ष पहले, यदि इसको 7 से गुणा कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर आयु पहुंच गई। पिता की आयु के बराबर आयु। बस इक्वेशन बनाइए। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 49। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, यानी कि x माइनस 7y बराबर है माइनस 42। ये आ गई या समीकरण नंबर 1। स्टेटमेंट को प्रयोग करके हमने क्या बना लिया? समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद। तो आज मेरी x है, तो दोनों को पहले 3 बढ़ाओ। आफताब को भी x प्लस 3 कर दिया, पुत्री को भी y प्लस 3 कर दिया। तीनों को आज से 3 वर्ष बाद बड़ा कर दिया। मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी रहेगी, तो फिर भी पुत्री छोटी रहेगी। तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से। बनाइए, x प्लस 3 बराबर खोलेंगे 3y प्लस 3 3 9। इस 3 को हम उधर ले जाते हैं तो सीधा हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 को यदि हम दूसरी साइड में ले जाएं तो सीधा हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा? x का। तो बोलो x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3। यहां से x बराबर 3y और प्लस का 6। ये आ गई समीकरण नंबर 2। क्या आ गई प्रिय विद्यार्थियों? समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या थी? x माइनस 7y माइनस का 42। x की जगह रखना है 3y प्लस 6 बराबर 3y प्लस 6, ये तो x की जगह आ गया, माइनस 7y बराबर माइनस का 42। देखो प्रिय विद्यार्थी, 3y माइनस 7y क्या बन गया? माइनस का 4y, ये माइनस का 42, ये माइनस का 6, माइनस 4y बराबर है माइनस का 48। तो y बराबर है माइनस 48 बटे माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 12 चौक 48, y बराबर 12। तो यहां से प्रिय विद्यार्थियों जो y का मान है वो किसके बराबर आ गया? 12 के। वो किसके बराबर आ गया? 12 के। अब y का मान समीकरण नंबर
2 में रखने पर, तो किसका मान निकल जाएगा? x का। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y प्लस 6, तो x बराबर 3 गुणा 12 प्लस 6, तो x बराबर 12 3 36 प्लस 6, x बराबर 42। x बराबर क्या आ गया? 42। देखो प्रिय विद्यार्थियों, x हमने माना था आफताब की आयु, अतः आफताब की आयु बराबर 42 वर्ष, पुत्री की आयु, y माना था पुत्री की आयु को, बराबर 12 वर्ष। यही अपने क्या आ गए? आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी भी सवाल में? किसी भी सवाल में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम करेक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करो और कंप्लीट वीडियो देखा करो। जब तक एंड तक नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए। और सभी बच्चों के पास में वीडियो पहुंचाओ जिनको सख्त जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आगे बात समझ में? ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पर, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, ध्यान से पढ़िए प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 6 को। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है। एक दुकान में 9 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। तो अभी अपने को मूल्य पता नहीं, तो अपन क्या करेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा x रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा? x रुपया। एक रबड़ का मूल्य कितना आ जाएगा? y रुपया। एक रबड़ का मूल्य कितना आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? y रुपया। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का कुल मूल्य कितना है? 9 रुपया। जब एक पेंसिल x रुपए में प्रश्नानुसार, जब एक पेंसिल x रुपए में, तो 2 पेंसिल 2x रुपए में, एक रबड़ y रुपए में, तो 3 रबड़ 3y रुपए में। इन दोनों रुपयों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है? 9 के बराबर। ये लो जी समीकरण नंबर 1। ये किसका मान निकल गया? समीकरण नंबर 1 का। दूसरी लाइन में कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18। तो एक पेंसिल x में, तो 4 पेंसिल 4x में, एक रबड़ y में, तो 6 रबड़ 6y में, और इनका मूल्य कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 18। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। प्रत्येक रबड़ और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो, यानी कि x और y का मान निकालना है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां पे वही करेंगे, अपन किसी एक चर का मान निकालेंगे। अब सारी चीजें थोड़ी सी अपनी सोच पे भी डिपेंड करती हैं। अभी मैंने बताया था कि आपको उस चर का मान निकालना होता है जिस चर का गुणांक 1 हो, जिस चर का गुणांक कितना हो? 1। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, 1 है।
लेकिन यदि अपन थोड़ी सी मेहनत करें तो अपन बना सकते हैं। देखो, जब हम समीकरण नंबर 2 को देखते हैं तो देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी 2x, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नीम 18, सब जगह 2 2 कॉमन आ रहा है। तो क्यों ना समीकरण 2 में सब जगह 2 कॉमन ले लेते हैं। तो समीकरण 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 2, यहां बच गया 2x, यहां बच गया 3y, इधर बच गया 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 2 से क्या कट गया 2, तो क्या समीकरण निकल के आ गया 2x प्लस 3y बराबर 9। ये आ गया लास्ट में समीकरण नंबर 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण 1 और 2 दोनों सेम दिख रही हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9। इनको देख के एक चीज तो अवश्य क्लियर हो गई कि जब दोनों समीकरण सेम हैं तो इनका अनुपात भी सेम आएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि दोनों लाइन क्या है, समपाती। और समपाती होती तो कितने हल होते हैं, अनेक। यानी कि x और y का मान अनेक आएंगे। लेकिन अपने को तो प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि लगानी है तो किसी भी समीकरण से, अब देखो अपन x का मान निकालेंगे। यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है, तो क्यों ना हम सीधा 2x का मान ही निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर बोलो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो यहां से 2x बराबर कितना आ गया, 9 माइनस 3y। क्योंकि अपने को दिख रहा था ऊपर 2x है तो सीधा 2x का मान ही रख देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 से 2x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या थी, 2x प्लस 3y बराबर 9। 2x की जगह रख दो 9 माइनस 3y, ये प्लस 3y बराबर 9। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, 3y से प्लस का 3y कैंसिल आउट, तो यहां क्या बच गया, 9 बराबर 9। यानी कि कोई चर ही नहीं बचा। आप मान किसका निकालोगे, न तो x बचा और न ही y। किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर 9। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, LHS बराबर RHS आ जाए, कोई चर भी नहीं रहे, तो आप एक बात समझ लेना कि उसके कितने हल होंगे, अनेक। उसके कितने हल होंगे, अनेक। यानी कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती। यानी कि यहाँ पे जो हमने मूल्य x और y माना है, इनका कोई एक हल नहीं है। यानी कि कोई एक मान नहीं है। या मैं ये ऐसे नहीं कह सकते x 2 रुपए y 3 रुपए, यानी कि ये कोई एक हल नहीं है। इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं। ये जो मूल्य x और y है, इनके बहुत सारे मान हो सकते हैं। यानी कि अनंत हल, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य, तो लिखना है अतः प्रत्येक पेंसिल एवं प्रत्येक रबर का मूल्य अनंत हो सकते हैं। अलग अलग अनंत हो सकते हैं, कोई एक मान नहीं आएगा, अनंत हो सकते हैं। आ गई बात समझ में। जब दोनों बराबर आ जाएं,
अभी अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे, उसमें भी देखना कुछ अलग कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले कंडीशन ये आ गई, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई दिक्कत? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 बिल्कुल आराम से देखिए, इसलिए ही धीरे धीरे चल रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा भी है और ये समझने लायक चैप्टर भी, क्योंकि इसमें प्रत्येक सवाल में कैलकुलेशन करने, प्रत्येक सवाल में क्या है, कैलकुलेशन। क्या कह रहा है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी कि दो रेल की पटरियों का इक्वेशन दे रखा है। तो बताओ क्या ये रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी क्या? अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है काल्पनिक, एक होती है वास्तविक। तो यदि सोचने को तो अपन कुछ भी सोच सकते हैं, कल्पना करने को तो अपन कुछ भी कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों काट सकती हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या कभी रेल की पटरियां काटती हैं? कभी नहीं काटती हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया होगा ये भी कुछ ऐसा ही होगा कि रेल की पटरियां नहीं काटेंगी, बट अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को तो सोल्व करके पता करना है कि रेल की पटरियां काटेंगे या नहीं काटेंगे। प्रतिस्थापन विधि लगानी। तो देखो पहला समीकरण दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है प्रिय विद्यार्थियों 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। अब बताओ किससे x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, किस में प्रतिस्थापित करेंगे? तो अपने को दिख रहा है कि समीकरण 1 में चर का गुणांक 1 है, चर का गुणांक कितना है, 1। तो समीकरण 1 लेने पर x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से यदि x का मान निकालेंगे तो माइनस का 4 जाके प्लस का बन जाएगा, माइनस प्लस का 2y माइनस का 2y बन जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अगला क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखो समीकरण 2 क्या थी, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। करो जी x का मान, तो 2 ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, खोलेंगे 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन बनेगी, माइनस 4y से प्लस का 4y कैंसिल, और ये बच गया माइनस 12 में से प्लस का 8 जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी कोई चर नहीं बचा, सब चर खत्म हो गए, न तो x बचा न y। लेकिन इसमें एक अलग कंडीशन निकल के आई, कंडीशन ये निकल के आई कि इससे पहले जो पिछला सवाल किया था उसमें तो जो LHS बराबर है वो किसके बराबर आया था, RHS के। किसके बराबर आया था, RHS के, यानी कि ये दोनों क्या आए थे, बराबर। क्या इसमें माइनस 4 0 के बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। माइनस 4 किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो इस चीज को भी एक स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखना, जब भी चर खत्म हो जाएं और बची कुछ संख्याएं यदि बराबर नहीं आए, जैसे माइनस 4 0 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर।
दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। यानी कि समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती एक दूसरे को, समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो यही पूछ रहा था, क्या ये रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो आंसर लिखेंगे नहीं, आंसर लिखेंगे नहीं काटेंगी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन हमने करके बता दिया, एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये कुछ दो कंडीशन स्पेशल थी, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रतिस्थापन के उदाहरण थे। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, कल ही नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6 में हम चैप्टर नंबर 3.2 की शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और कैलकुलेटिव चैप्टर है, यानी कि एक एक इक्वेशन सोल्व करके बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो पूरा देखा करो, एंड तक देखा करो, और उन सभी बच्चों के पास पहुंचाओ जिनको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है कि आप पूरा देख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़िए और पूरे नंबर लेके आइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।